हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका जो ये पेपर है ये 28 जनवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट सेकंड का है दोस्तों। और दोस्तों, ये सेट नंबर 46 है। इसके पहले दोस्तों 45 सेट का वीडियो दिया जा चुका है, जाकर के उसे देख लीजिए ताकि आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सकें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। तो दोस्तों, जापान जो देश है उसके पास परमाणु हथियार नहीं है। अगला दोस्तों, निम्न में से क्या कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन जनरल परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों, ग्राफिक्स कार्ड का जो आकार होता है वो जनरल कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है। और दोस्तों, ये आपका रेलवे में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कंप्यूटर से, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो दोस्तों, इसमें मैग्नीशियम होता है। और दोस्तों, ये पॉपुलर क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है बायोलॉजी का। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि इसमें मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज नहीं होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें मैग्नीज है कि मैग्नीशियम है। इसमें मैग्नीशियम होता है, यानी कि Mg होता है। Mn जो मैग्नीज होता है वो नहीं होता है। और दोस्तों, याद रखिएगा कि हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में ये जो होता है आयरन पाया जाता है। किस में पाया जाता है? रक्त में आयरन पाया जाता है। और ये भी कई बार आपसे पूछा गया है। अगला दोस्तों, भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, हमारा व्हीलर आइलैंड यानी व्हीलर द्वीप जो है, यहाँ से जो उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है। और दोस्तों, इससे कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, HTTP में P किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों, P को हम प्रोटोकॉल के रूप में जानते हैं, इसको प्रोटोकॉल। दोस्तों, HTTP का फुल फॉर्म आपके एनटीपीसी में ही प्रीवियस के किसी सेट में पूछा जा चुका है, तो इसको जान लीजिए। HTTP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाइपर TEXT टेक्स्ट। T का मतलब एक होता है ट्रांसफर, अब P मतलब होता है दोस्तों प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। और ये कई बार रिपीट कर चुका है आपके इस एनटीपीसी में, तो इसको पूरी तरह से रट्टा मार के रखिएगा, इसके फुल फॉर्म को आगे भी पूछा जाएगा। अगला दोस्तों, इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो यानी ब्लड क्लॉटिंग जो होता है दोस्तों वो नहीं होता है, तो विटामिन के की कमी के कारण होता है। और दोस्तों, आपको पता है कि विटामिन ए की कमी की वजह से आंख की समस्या आ जाती है, आंखों में समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे रतौंधी का आना दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, रिकेट्स। और इसी तरह से दोस्तों, विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों। विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, तो B1 B2 B3 इस तरह से होते हैं। तो इसमें विटामिन B1 जो होता है, आपसे कई बार पूछा जाता है कि इसकी कमी से क्या रोग होता है। तो इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, विटामिन B1 की कमी से। तो ये इतने फैक्ट इसके बारे में, विटामिन के बारे में याद रखिएगा। और ये सारे पूछे गए हैं जितना मैंने बताया है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनेट के दुर्घटनावश रिसाव के कारण 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी का नाम क्या था। तो दोस्तों, इसकी कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। और ये भी कई बार पूछा गया। अब दोस्तों, इसी क्वेश्चन को आपसे कई बार घुमा करके पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है MIC। और आपसे पूछता है कि इस MIC का फुल फॉर्म क्या है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ये जो लिखा हुआ। और दोस्तों, ये भी एक पूछता है कि ये भोपाल गैस त्रासदी कांड किस वर्ष हुआ था। तो 1984 में हुआ था। और कौन सी कंपनी थी जिसके जहां पे ये रिसाव हुआ था, जिसके कारखाने में? यूनियन कार्बाइड
लाइट नाम की कंपनी थी। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा और ये सारे आपके रेलवे में पूछे गए हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों इसमें कौन सा आईपी एड्रेस है जो डोमेन नामों में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों ये डीएनएस जो होता है ये इसको परिवर्तित करता है। अगला दोस्तों, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों इसमें बताना है आपको कि सही नहीं है। तो इसमें जो दोस्तों सही नहीं है वो आपका है, इसमें जो सही है दोस्तों, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया, डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं, मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? यानी कि लाल मिट्टी के लाल रंग होने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण होता है फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता, यानी फेरिक ऑक्साइड उसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये भी दोस्तों काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और कई बार आपके रेलवे में एसएससी में पूछा जा चुका है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है? तो मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है दोस्तों कि ये मैंग्रोव वृक्ष जो होते हैं इसमें ये ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं, ये सही नहीं है। ये जो मैंग्रोव वन होते हैं जो दोस्तों, ये जो खारा पानी होता है उस क्षेत्रों में उगते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ये खारे पानी वाले क्षेत्र में उगते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें उस गैस का नाम बताइए जो विक लाइट टाइप लाइटर में भरी जाती है। दोस्तों ये जो विक टाइप लाइटर में भरी जाने वाली गैस होती है वो होती है मुख्य रूप से ब्यूटेन। वो लाइटर जिसे लोग सिगरेट जलाते हैं, आपने देखा होगा अक्सर, तो उसमें जो लिक्विड रूप में भरा रहता है वो ब्यूटेन ही होता है दोस्तों। और ये भी कई बार आपके साइंस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? तो दोस्तों नेविगेशन उपग्रह प्रणाली जो है MEO नहीं है। और दोस्तों याद रखिएगा, ये जो नाविक जो नेविगेशन प्रणाली है ये भारत का है। ये भी पूछा जाता है आपसे कि नाविक नेविगेशन प्रणाली किस देश का है, तो ये भारत का है। और ये जो गैलीलियो है दोस्तों ये यूरोप का है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि गैलीलियो किस देश का नेविगेशन प्रणाली है, तो ये है यूरोप का। ये इतने फैक्ट इसके याद रखिएगा और ये आपसे पूछा जाता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है? तो दोस्तों समुचित वर्षा ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होती है। बाकी जो होता है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वायुमंडल के तापमान के बढ़ने के कारण अनिश्चित मौसम प्रतिरूप होते हैं, समुद्र तल में वृद्धि होती है, ग्लेशियर और बर्फ की चादरों का पिघलना, ये सारी घटनाएं होती है। और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए नीरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना को सहयोग प्रदान किया? तो दोस्तों इसको विश्व बैंक ने सहयोग प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजा राममोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जो है उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये दोस्तों गलत है। आर्य समाज की स्थापना जो है दोस्तों ये दयानंद सरस्वती ने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। और दोस्तों यही दयानंद सरस्वती ही थे जिन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये इन्हीं का ही नारा था। और ये दोनों चीज़ें कई बार पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी और इनका जो नारा है ये किस धर्म से संबंधित था, पंथ से संबंधित था। तो आर्य समाज थे, वेदों की ओर लौटो, इतने दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? तो दोस्तों दांडी यात्रा जो हुआ था उसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। दोस्तों ये भी आपसे पूछता है कि दांडी यात्रा प्रारंभ किसने किया था? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा
प्रारंभ किया था। और कब किया था दोस्तों? ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने किया था। और इसी के बाद दांडी में जाकर के साबरमती आश्रम से इन्होंने शुरू किया था दोस्तों गुजरात के, और दांडी गुजरात में जाकर के इन्होंने एक नमक कानून को तोड़ा था। इसी के बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1920 में गांधी जी ने किया था। बाकी चंपारण सत्याग्रह कब गांधी जी ने किया था? तो ये 1917 में किया था। और ये भी पूछता कि ये चंपारण है कहाँ? तो ये बिहार में है। इसी तरह से दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 1942 में किया था, ये भी याद रखिएगा। और ये सारे जितने मैंने बताया कब शुरू हुआ है, ये सारे आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चन और पॉपुलर हैं। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितना मैंने फैक्ट बताया इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? तो दोस्तों धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है वह है आपका केरल। अगला दोस्तों, भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा इनमें से किस राज्य में है? तो दोस्तों गुजरात की सबसे ज्यादा तट रेखा है। और ये दोस्तों ज्योग्राफी का पेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने किया था और ये कई बार पूछा गया। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है दोस्तों? तो ये बिहार राज्य में है, इसको याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता जो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और ये भी कई बार पूछा गया दोस्तों। इसी को घुमा करके पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। और दोस्तों यही कराची अधिवेशन है जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई थी। जो हमारा मौलिक अधिकार है भाग 3, इसकी बात इस कराची अधिवेशन में की गई थी। अगला दोस्तों, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य और जो स्वच्छता होती है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों अल नीनो के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर इसका आंसर है डी। आंसर इसका सही है 23 का। यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल को असामान्य रूप से गर्म होता है। एल नीनो का मतलब जब एल नीनो आता है तो प्रशांत महासागर के जो ऊपरी तल वाला जल होता है वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। अगला है दोस्तों, उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों ये सिंगापुर इसका सदस्य नहीं है। दोस्तों जो सार्क के सदस्य हैं वही इसके सदस्य हैं। सार्क देश के जो सदस्य हैं वही इसके भी सदस्य हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों मांडू जो मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों का समूह है ये शामिल नहीं है। बाकी आगरा का किला, सूर्य कोणार्क मंदिर जो है और फतेहपुर सीकरी ये शामिल हैं। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये तीनों जो शामिल हैं इनको भी सॉरी दोस्तों, और जो नहीं शामिल हैं इनको भी। अगला दोस्तों, इनमें से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर माना जाता है? तो दोस्तों ये समाचार दर्पण था। समाचार दर्पण को भारत का पहला स्थानीय समाचार पत्र माना जाता है। स्थानीय समाचार पत्र, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला है।
अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो ये अनुच्छेद 51 में दिया गया है और ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी का कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो दोस्तों कुचिपुड़ी की उत्पत्ति जो है आंध्र प्रदेश राज्य में हुई थी। और दोस्तों याद रखिएगा कि केरल में कथकली का हुआ था। कथकली जो है ये केरल में हुआ था। ये दोनों आपसे पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों हमें कौन सही नहीं है ये ढूंढना है। दोस्तों इसका जो है कि पैसिफिक रिम जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है, यही गलत है दोस्तों। ये पूर्वी तट नहीं है, इसके पश्चिमी तट है दोस्तों। इसको याद रखिएगा, ये इसके पश्चिम में पड़ते हैं। ये जो पैसिफिक रिम है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम वाला हिस्सा है, पूरब वाला हिस्सा नहीं है। बाकी सारी दोस्तों जो इसमें फैक्ट दिए गए हैं ये सब सही है। अगला दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो सही नहीं है ये दिया हुआ, यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो दोस्तों नीलगिरी जो है ये कर्नाटक क्षेत्र में नहीं पड़ता है, ये मूलतः तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें से सही कौन सा नहीं है आपको ये ढूंढना है। तो दोस्तों ये जो वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को इस योजना के तहत शामिल किया गया है ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला दोस्तों, मार्च 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार फिनलैंड को दुनिया का सर्वाधिक खुशहाल देश माना गया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये जो प्रकाशन किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा। और दोस्तों ये कई बार रिपीट हुआ है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जो होता है ये FAO जो होता है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी इसके जो 6 अंग हैं इसके अंतर्गत ये तीनों अंग शामिल हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके NTPC का रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, संविधान सभा के स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? यानी दोस्तों संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो किस योजना के तहत की गई थी? तो वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी, इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया। और ये भी पूछा गया कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 मार्च 1946 में भारत आया था। अगला दोस्तों, ड्रीम फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक बराक ओबामा जी हैं और ये भी पुस्तक काफ़ी पॉपुलर है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।